बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में कुछ दिनों से सिर्फ एक ही खबर जो है वो ज़ेर बहस है और वो है मुलाकातें किस किस की हुई और कहाँ कहाँ हुई। शेख रशीद अहमद साहब वफाकी वज़ीर बराए रेलवे, उनके इंकशाफात का सिलसिला भी जारी है। पहले ख्वाजा आसिफ के हवाले से बताया गया कि उनकी मुलाकात हुई, एहसन इकबाल के हवाले से बताया गया, फिर मोहम्मद ज़ुबैर की मुलाकात की तस्दीक तो खुद पाक फौज के तर्जुमान ने कर दी कि 2 बार उनकी मुलाकात हुई आर्मी चीफ से और दोनों बार उनकी दरख्वास्त पर यह मुलाकात की गई और नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के हवाले से मुलाकात में बात हुई। अब शेख रशीद अहमद साहब ये कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान की भी आर्मी चीफ से 1-on-1 मुलाकात है और उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर किसी टीवी पर आकर, किसी चैनल पर आकर ये बात करना चाहते हैं तो मैं मनाजरे के लिए और तमाम तफसीलात बताने के लिए तैयार हूँ। फिर उनकी तरफ से ये बयान आया कि अगर 16 सितंबर को तमाम अपोजिशन इस्तीफे दे देती तो आम इंतखाबात हो जाते, अर्ली इलेक्शन हो जाते। और वो क्यों कह रहे हैं कि 16 सितंबर को बकौल उनके तमाम ही अपोजिशन के रहनुमाओं की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी और अगर उस दिन ये लोग इस्तीफों पे इकट्ठे हो जाते तो इंतखाबात दोबारा किए जा सकते थे। अब इस पे मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो है रद्द अमल वो भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जी साबित करें कि मुलाकात हुई है। फिर उनको नैब में जो तलब किया गया है उस पर भी अपोजिशन के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो जारी हैं। लेकिन ये जो तमाम तर मुलाकातों की तफसील सामने आ रही है, इस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो हैं उनका रिएक्शन भी सामने आ रहा है। कुछ रहनुमा ये कहते हैं कि अगर यही सब कुछ करना था तो फिर APC बुलाने की क्या ज़रूरत थी। तो क्या इन तमाम चीज़ों से, इन इंकशाफात से पाकिस्तान की सियासत पर आने वाले दिनों में कोई फ़र्क पड़ेगा? और ख़ुसूसी तौर पे ये जो अपोजिशन की APC हुई है इस हवाले से भी बात करेंगे। और इसके बाद नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये ट्वीट का सामने आना कि हमारी जमात का अब कोई रुकन अस्करी क़यादत से मुलाकात नहीं करेगा, इस पर भी आज बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। अताउल्लाह तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स। और हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया आप तीनों की तशरीफ़ आवरी का। पहले तो तारड़ साहब आप ही से आगाज़ करते हैं। एक के बाद एक मुलाकात जो है वो सामने आ रही है, उनकी डिटेल्स और इंकशाफात जारी हैं। ये बताइएगा कि ये जिन जिन रहनुमाओं के आपकी पार्टी के नाम सामने आए हैं, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, फिर शहबाज शरीफ साहब जिस दिन मिले उसी दिन मरियम बीबी ने कहा था कि हमारा या नवाज शरीफ साहब का कोई भी नुमाइंदा इस मुलाकात में नहीं था। जिस दिन उन्होंने कहा कि GHQ में फैसले नहीं होने चाहिए, पार्लियामेंट में होने चाहिए, उसी दिन पाक फौज के तर्जुमान ने मोहम्मद ज़ुबैर साहब की मुलाकातों के हवाले से इंकशाफ कर दिया। अब मौलाना फजलुर रहमान और मजीद वो कहते हैं कि जी अगर ये काफ़ी नहीं है तो टेलीफोनिक डाटा भी उनके पास मौजूद है। वो कहते हैं वो अगर रिलीज़ कर दिया तो क़यामत आ जाएगी। तो क्या आपकी जमात में या आपकी क़यादत इन लोगों के जिनके नाम सामने आ रहे हैं, क्या इनसे कोई जवाब तलबी हुई है ओवर दीज मीटिंग्स? क्या कोई शोकॉज नोटिसेस जारी किए गए हैं? बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा। ये 2 मुख्तलिफ मुलाकातों का अहवाल है। एक जो गिलगित बल्तिस्तान पे मीटिंग हुई थी, तमाम सियासी जमातों के तकरीबन रहनुमा वहां मौजूद थे और वो एक कौमी सलामती का मामला था। वो एक इन कैमरा ब्रीफिंग थी। क्योंकि वो कौमी सलामती का मामला था, उस पर ना किसी सियासी जमात ने और ना अस्करी क़यादत ने कुलब कुशाई की और ना उसकी डिटेल्स जो हैं वो पब्लिक की। क्योंकि वो हसास मामला था, वो एक इंटरनल मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सब शरीक थे। अब ये मामला बिगड़ता वहां से है जहां से शेख रशीद साहब उस मीटिंग के हवाले से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे ताने, वो इट्स नॉट इन कैमरा एनीमोर, अब वो सारी चीजें मुख्तलिफ लोगों की तरफ से सामने आ गई। जी मैं उस तरफ आ रहा हूँ मैं उस तरफ आ रहा हूँ जी। मैं ज़ुबैर साहब वाली मीटिंग की तरफ ही आ रहा था। तो देखिए, जब शेख रशीद साहब ने उस मामले को पोलिटिसाइज किया, ताने कसे, उस पर पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की, वो मामला जो है जिस कॉन्टेक्स्ट में मीटिंग हुई वो उससे बहुत मुख्तलिफ तरफ चला गया। और हुकूमती वज़रा को ये ज़ेब नहीं देता कि किसी भी इदारे में अगर ये मीटिंग हुई है और कौमी सलामती के इशू पे हुई है उसको इस तरह पोलिटिसाइज करें। और देखिए, ये इन मीटिंग्स की नौबत भी कई दफ़ा इसलिए पेश आती है
क्योंकि हुकूमत और ऑपोजिशन इकट्ठे बैठने के रवादार नहीं हैं। ऑपोजिशन को जिस तरह दीवार के साथ लगाया गया है, कौमी सलामती के इश्यूज पे किसी ना किसी स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व होके वहां पे सब स्टेक होल्डर्स को बिठा के बातचीत करवानी पड़ती है। ये अमर अफसोसनाक है। ये जमहूरी प्रोसेस के लिए, ये पॉलिटिकल सिस्टम के लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत बुरा है। मगर इसकी रिवायत इसलिए डली क्योंकि वजीर आजम ने, वो चाहे कोरोना का मामला हो, टिड्डी दिल का मामला हो, कश्मीर का इशू हो, वो ऑपोजिशन को जो समझते हैं वो समझते रहे, मगर उनसे बात करने के रवादार नहीं है। जुबैर उमर साहब के हवाले से ये इंकशाफ हुआ कि उन्होंने 2 मीटिंग्स अपनी रिक्वेस्ट पर की। ये जी वो उस हवाले से उस हवाले से वो अपना मौकफ पेश कर चुके हैं और बकौल उनके कि वो रिलीफ लेने नहीं गए थे। उनका एक ताल्लुक है, वो उस ताल्लुक की बुनियाद पे मिलने गए थे और उनका मौका भी आ चुका है। डीजी ISPR भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, वो आ गया सामने। लेकिन देखिए ये जो आप कह रहे हैं ये तो ऑब्वियसली आइडियल सिचुएशन के जहां पर डेमोक्रेटिक इदारे और खुद सियासतदान उस निज़ाम को और उस डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए पहल करते हैं, वो आपकी बात एक आइडियल सिचुएशन आपने बता दी, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। हमारे यहाँ वो चीज़ नहीं है। हम देखते हैं कि मीटिंग्स होती हैं, लेकिन जिस दिन मरियम बीबी अपना एक बयानिया पेश कर रही थी कि जी वहाँ नहीं जाना चाहिए, उन लोगों को पार्लियामेंट आना चाहिए, GHQ में होने की चीज़ें नहीं हैं, सियासी फैसले हैं, उसी दिन इंकशाफ हो जाता है कि जी आपकी पार्टी के मोहम्मद जुबैर जो हैं वो खुद रिक्वेस्ट करते रहे हैं, खुद DG ISPR बताते हैं कि जी वहां पर मरियम साहिबा की और नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात हुई। तो मेरा सवाल फिर वही है कि क्या आप लोग इनसे जवाब तलबी कर रहे हैं? क्योंकि अब नवाज शरीफ ने भी मना कर दिया कि कोई मुलाकात नहीं करेगा। मरियम बीबी के बयानिए के अगेंस्ट उसी दिन पता चल जाता है कौन कौन जा रहा है। तो कहीं कोई शो कॉज वगैरह कुछ? देखिए, मरियम बीबी के जो बयान था उसका बैकग्राउंड ये था कि तलत हुसैन साहब ने ट्वीट की और उन्होंने कहा कि मियां साहब का कोई नुमाइंदा मिला है। उसके बाद मोहम्मद जुबैर साहब वाला सारा मामला सामने आया, मगर मोहम्मद जुबैर साहब ये कह चुके हैं कि मैं मियां साहब को बताए बगैर मिला था। उस पे फ्यूचर के लिए एक गाइडलाइन मियां साहब ने बाद में बता दिया था उन्होंने कि कौमी सलामती के इशू पे बाद में वो कहते हैं उन्होंने एक चैनल पे कहा बता दिया था, मगर उन्होंने कहा मैंने मरियम बीबी को बताया था। बहरहाल कतई नजर इस बात से, वो तो फिर कॉन्ट्रडिक्शंस उनके बयान किए ना, तो आपकी पार्टी क़यादत को उनसे पूछना चाहिए कि जुबैर साहब आप एक चैनल पे कहते हैं कि पहली मुलाकात के बाद भी बता दिया था, दूसरी मुलाकात के बाद भी बता दिया था, उधर आप एक मुतजाद बयान देते हैं। इसी वजह से पार्टी की तरफ से जो गाइडलाइन इशू की गई हैं उस पे कौमी सलामती के इश्यूज पे, दिफाई इश्यूज पे मिलने में उन्होंने कहा कोई कबाहत या हर्ज नहीं है, मगर पार्टी क़यादत को एतमाद में लिए बगैर कोई मीटिंग नहीं करेगा। जो कि मैं समझता हूं एक अच्छी बात है कि अगर पार्टी इस डिसिप्लिन को इन्फोर्स करना चाहती है कि पार्टी क़यादत से मशावरत के बाद मीटिंग की जाए, तो मैं समझता हूं कि ये होना चाहिए, ये एक अच्छी बात है। मोहम्मद खान साहब ये बताइएगा, अब ये शेख रशीद साहब के इंकशाफात, फिर DG ISPR की तरफ से कुछ इंकशाफात हो गए, ये तमाम चीज़ों से, और आज उन्होंने, शेख रशीद ने ये कह दिया है कि जी मुलाकातों की कहानी नहीं, टेलीफोनिक डेटा अगर सामने आ गया तो फिर क़यामत आ जाएगी। तो इन तमाम चीज़ों से किसको नुकसान हो रहा है और किसको फ़ायदा हो रहा है इवेंचुअली? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं अगर हुकूमत का नुमाइंदा हूँ या इस वक्त हमारे साथ बैरिस्टर साहब तशरीफ़ फरमा है, काबिल आदमी हैं, वकील हैं, और जो भी लोग इस पर गुफ्तगू करें, जो मैं समझता हूँ जो सबसे एक मायूब सा एक काम किसी भी एक मुल्क में हो सकता है वो ये है कि शाम को अवाम के मसाइल की बजाय चैट शोज़ जो हैं वो उस मुल्क की अदलिया पे या उस मुल्क की फौज पे हों। अब आपका तो इसमें कसूर ही नहीं है सादिया अफजाल साहिबा, क्योंकि आप या जितने हमारे और जर्नलिस्ट दोस्त भाई बहन हैं, चाहे वो आसमा शिराजी साहिबा हों या मीर साहब हों या काशिफ अब्बासी साहब हों या नदीम मलिक हो, जो भी हो, वो शाम को वही प्रोग्राम उस पर करेंगे जो दिन को हम कारनामे करेंगे। क्योंकि आप खुद से तो इश्यूज नहीं बना सकते ना, या अवाम का कोई इशू उठाएंगे या हमने जो कोई तीर मारा होगा सियासतदान इशूज ही दे रहे हैं ना, हमें क्या करें?
बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब बात यह है, हाँ, अब बात यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो एक इमेज अपना बनाया और जो वोट को इज्जत दो का एक नैरेटिव बिल्ड करने की एक नाकाम कोशिश की, वो ये थी कि माजी में मेरी से गलतियां हुई, मैं जनरल जिलानी साहब के कंधों पर बैठ के आया, मैं IGI में मैंने पैसे है वो लिए और मैंने बेनजीर भुट्टो शहीद की हुकूमत गिराने के लिए जो भी वो करना था एस्टेब्लिशमेंट के साथ किया। जनरल क़याूम को मेरे छोटे भाई ने टेलीफोने भी की, सारा कुछ हम करते रहे, सुप्रीम कोर्ट पे हमने चढ़ाइयाँ भी की 1997 में, हमने सब कुछ किया। लेकिन अब हम ठीक हो गए, अब हम संभल गए हैं और अब हम नेल्सन मंडेला बन गए हैं। अब हम जो है एस्टेब्लिशमेंट की कोई सपोर्ट नहीं लेते, एस्टेब्लिशमेंट से दूर रहते हैं, कोई साजिश से काम नहीं लेते, कोई जो है जजों को टेलीफोन नहीं करते और अब हम सिर्फ आवाम की ताकत से आते। इसलिए वोट को इज्जत दो। चलें, यहाँ तक तो आपका नैरेटिव मैंने मान लिया। सवाल ये है कि डू यू रियली प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच? जो आप बात करते हैं क्या उस पर अमल करते हैं? यहाँ एक 200 अरब रुपए का सवाल बनता है, वो ये है कि अगर हम उनकी ये बात मान लें कि मियाँ साहब पाकिस्तान से जाने के बाद या वजारत उज़्मा से निकलने के बाद जो वो GT रोड पे निकले थे, जो वो कहते थे उस पर अमल करते थे, तो फिर बदकिस्मती से इसका मतलब ये है कि आज से 4 या 5 दिन पहले तक आपने उस बात पे अमल नहीं किया, बल्कि उसका उल्टा करते रहे। बल्कि जो जनरल जिलानी साहब के दौर से आपने स्टार्ट किया, आप अभी तक उसी रास्ते पे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि आज की एस्टैब्लिशमेंट ये बात समझ चुकी है कि उन्होंने सियासत में किरदार अदा नहीं करना और उन्होंने क्लियर मैसेज भी दिया। लेकिन आप फिर भी अपने चलिए वो अब सियासतदान जो एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग के बगैर नहीं सियासत कर सकते थे, वो समझे नहीं समझे वो सवाल है। लेकिन अली साहब मुझे एक सवाल का जवाब बता दीजिए कि ये शेख रशीद साहब ने जो टेलीफोनिक डेटा के हवाले से बात कर दी कि जी वो भी हमारे पास है, कयामत आ जाएगी, ये भी जरा बताइए। उनको करनी चाहिए थी, वजारत रेलवे का काम है। मैं आपको अर्ज करना चाहता हूँ, मैं वही 3 पॉइंट रेज करना चाहता था। पहली बात तो ये, शेख साहब का मेरे ख्याल में बसत एहतराम कोई काम नहीं है कि वो उन चीज़ों को यहाँ पे करें, उसके लिए DG ISPR साहब मौजूद हैं। और जो DG ISPR साहब ने बात की है, मैं समझता हूँ हम सब सियासतदानों के लिए शर्म की बात है। शर्म की बात क्यों है? वो ये है कि उन्होंने ये कहा, देखें अगर आप मिलने गए हैं अपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मिलने गए, छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। आप दिन की रोशनी में जाए, रात के अंधेरे में जाए, लेकिन आप उसको ओन करें। आपको हिंदुस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से नहीं मिलने गया, हमारा अपना सिपह सलार है, हमारा सिपाही है और अल्लाह के बाद हमारी फौज हमारी मुहाफ़िज़ है। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती जब तक आप किसी गलत काम के लिए नहीं जाते। अब जब DG साहब ने 3 नुक्ते बताए, उसके बाद मैं समझता हूँ मियाँ साहब को सियासी खुदकुशी उन्होंने कर ली है, कर लेनी चाहिए। और वो क्या है? वो ये है कि मुलाकात आपकी रिक्वेस्ट पे हुई। अब ये कोई जो है जुबैर साहब के कोई लंगोटी यार नहीं है हमारा सिपह सालार के आप उसको जो है 2-3 हफ्तों में, महीने के अंदर 2 बार मिले। और कोई आप उनसे कश्मीर के मसले हल कराने गए थे, या कोई कोरोना पे डिस्कशन करने गए थे, या कोई आप दोनों का जाती कोई प्रोजेक्ट है उसका प्लॉट्स का, उस पे कोई डिस्कशन, या कोई अगर उन मुलाकातों में जाती या सियासी बात नहीं होती तो आप कह रहे हैं कि दैट शुड बी मेड पब्लिक। आपको ये कहा DG साहब ने, जनाब DG ISPR ने, कि मुलाकात आपकी अपनी रिक्वेस्ट पे थी। तो यहाँ पे फिर नैरेटिव मियाँ साहब का और मरियम सफदर अवान साहिबा का नीचे गया। नंबर 2, दूसरी बात उन्होंने क्या की, ये बड़ी अहम 2 बातें और हैं कि खुदारा अपने सियासी मसले पार्लियामान में हल करें, अपने मुकदमे अदालतों में हल करें और हमें सियासत में न घसीटें। इसका मतलब है कि आप उधर कुछ मांगने गए थे जिसका जवाब आपको उन्होंने ये दिया। अब इसके बाद मैं ये समझता हूँ कि खुदारा, ठीक है सर, वो तो DG ISPR ने कह दिया कि मरियम साहिबा के और नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात हुई। ओके, आप कह रहे हैं इनका नैरेटिव जो था उसको धचका पहुंचा, उसको इनको नुकसान हुआ, खत्म हो गया जी। मैं हाफिज साहब, मूविंग ऑन, हाफिज साहब पहले तो ये बताइएगा कि मौलाना साहब की, मौलाना फजल रहमान साहब की कोई मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से 1-on-1 जैसे कि शेख रशीद साहब ने दावा किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सादिया साहबा। गुजारिश ये है कि ये जो आजकल जिस सूरत हाल, जिस टॉपिक पे तमाम चैनल, मीडिया और तमाम आवाम की समा खराशी हो रही है, ये सूरत हाल पैदा कैसे हुई? फ़ौज एक इदारा है, वो अपोजिशन का भी है और वो हुकूमती अहदेदारों का भी है, वो 22 करोड़ आवाम का भी है। और फिर अगर 2 ममालिक की फ़ौजें आपस में लड़ रही होती हैं तब भी उनके कमांडर एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि मौलाना फजल रहमान हो या कोई और सियासतदान,
उसने ये हल्फ नहीं उठाया है पार्लियामेंट के हवाले से या अपने किसी इदारे के हवाले से या अपनी पार्टी में, न मोहम्मद अली भाई ने उठाया है, न तारड़ साहब ने उठाया, न किसी सियासतदान ने उठाया है कि हम सियासत नहीं करेंगे, आर्मी चीफ से नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर कोई मुलाकात करता है तो ये देखना पड़ेगा सादिया कि जिससे मुलाकात की जा रही है या जो मुलाकात के लिए ख़ुद रिक्वेस्ट करता है और जो मुलाकात आइनी तौर पर उसके लिए ये मुनासिब नहीं है कि वो सियासी मैदान में अपने आप को घसीटे, उसके अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं वो आला और अरफा हैं, तो फिर बात किस पे चलती है? लेकिन बात वही है कि जिस इदारे पे या उसके आप जो बकौल आपके आप कहते हैं कि जिस सियासी किरदार अदा करता है, तो फिर उन लोगों से मुलाकातें क्यों होती हैं? सवाल वही आ गया। मुझे एक ब्रेक लेनी है हाफिज साहब, ब्रेक से वाकर हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अताउल्लाह तारड़ साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ें अब सामने आना शुरू हो गई हैं अवाम के, ये मुलाकातों के जो इंकशाफात हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं जो APC में अपोजिशन रहनुमाओं की तरफ से एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई, कहीं उसको धचका लगेगा? क्योंकि पीपल्स पार्टी के बड़े रहनुमा, ये जब से मोहम्मद जुबैर साहब वाली कहानी सामने आई तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर यही सब कुछ करना है PMLN ने तो फिर APC क्यों बुलाई? मेरा नहीं ख्याल। देखिए, दूसरा मैं पहले अली मोहम्मद खान साहब के साथ बड़े एहतराम के साथ इख्तिलाफ करना चाहूंगा जी कि इन्होंने वही पढ़े लिखे तरीके से काम किया जो शेख रशीद साहब कर रहे हैं कि IGI के मेंशन कर किया, उसकी फंडिंग की बात की, कंधों की बात की, जनरल जिलानी का नाम लिया। तो मेरा ख्याल है कि ये डिबेट इस तरफ नहीं जानी चाहिए। और इस तरह तो फिर बातें अगर आप करने पे आएंगे तो फिर आपकी सियासी जमात में भी बहुत सारे मामलात हैं जो डिस्कस किए जा सकते हैं। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि जिला वतनियां भी काटी हैं, वालिद की डेड बॉडी भी रवाना की है इस पाक सरजमीन की तरफ, और वालिद का जनाजा पढ़ने का भी मौका नहीं मिला है। हमने जमहूरियत के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। त्यारा साजिश केस में हमारी जो अक्विटल हुई थी वो कैसे हुई थी आपके सामने है। वो केस बनता ही नहीं था। तो जेलें हैं, जिला वतनियां हैं, अभी भी जेलें हैं और कोई सबूत नहीं है। तो काइंडली जब आप जमहूरियत की बात करते हैं ना तो थोड़ा सा जरा किसी की अगर कोई कुर्बानी है उसको भी मलूज़े खातिर रखा करें। और वो जो आपने फिर इदारे को बीच में इन्वॉल्व किया, मैं समझता हूं कि ये मुनासिब नहीं है। जहां तक APC की बात है, देखिए पिछले 2 साल के अंदर जिस तरीके से मईशत को इतना बुरा धचका लगा है इस हुकूमत की वजह से, महंगाई, बेरोजगारी, तकरीबन 1 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे गए हैं, 40 लाख अफराद बेरोजगार हुए हैं। हम तो ये समझते हैं कि जो पुराना पाकिस्तान था वो नए पाकिस्तान से बहुत बेहतर था। कम अज कम चीनी 100 रुपए की नहीं थी, 50 रुपए की थी। आटा, अद्वियात का आपने हाल देखा, कल ही अद्वियात की कीमतों में जो इजाफा हुआ है कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। जो आपका महकमा सेहत है, पहले कियानी साहब थे, आमिर कियानी साहब को निकाला गया और पार्टी का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया, जफर मिर्जा साहब को चलता कर दिया गया, उसके बाद CEO शौकत खानम को लगाया गया है। तो एक गरीब आदमी की पहुंच से ये खाने पीने की अशिया तो दूर थी ही थी, अद्वियात भी महंगी कर दी गई हैं। तो आम अवाम इस वक्त बिजली के, गैस के बिलों से तंग हैं। मैं समझता हूं जब हम निकलेंगे अच्छा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन तारड़ साहब, आपको फिर वो और लोग हमारे साथ होंगे। आपकी पार्टी की, आपकी जाती राय इस पे क्या है कि फिर वो हाफिज साहब की जमात जो मौलाना साहब कहते हैं, वो तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि जी इस्तीफे दे दें, इस्तीफे दे दें, इस्तीफे दे दें। पीपल्स पार्टी के बारे में कि जी उनकी तो सिंध में हुकूमत है तो शायद वो इस्तीफे ना दें। बिलावल साहब ने कह दिया कि जी हम नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं, हम उनको इस्तीफे दे देते हैं, फिर वो इस्तीफे सबके जो हैं वो जमा करा दें। तो क्या अगर वाकई ये जो चीजें आप बयान कर रहे हैं इनसे तंग हैं, आप जान छुड़ाना चाहते हैं, आप इनको रवाना करना चाहते हैं, घर भेजना चाहते हैं, तो फिर तो सबसे बेहतर हल ये है कि इस्तीफे दें और इलेक्शन करवा लें।
देखिए, इस्तीफों की ऑप्शन मौजूद है, मगर किसी भी मूवमेंट का, किसी भी तहरीक का एक नेचुरल बिल्डअप होता है, उसमें अवामी राब्ता मुहिम होती है, उसमें जलसे जुलूस होते हैं, उसमें धरने होते हैं, और लास्ट ऑप्शन जाके इस्तीफों की होती है। माजी में भी आपने देखा कि कुछ इस्तीफे दिए गए थे, मगर वो जब इस्तीफे दिए गए तो बाद में तनख्वाहें भी वसूल की गई, टीएडीए वसूल किए गए, मेडिकल के बिल वसूल किए गए, बाहर धरने में इस्तीफे दिए और अंदर जाके मिन्नत अरला किया गया कि जी इसको मंजूर ना करना। तो मेरा ये ख्याल है इस्तीफे तब दिए जाएं जब कोई और ऑप्शन मौजूद ना हो और तमाम जमातें ऑन बोर्ड हों और एक मुश्तरका हिकमत अमली के तहत आप लोगों ने जो इस्तीफे दिए थे ना उसकी बात कर रहे हैं, ये फिर वो मंजूर भी नहीं हुए थे, बाहर धरना चल रहा था। अली मोहम्मद खान साहब, ये पहले तो हाफिज साहब की बात मुझे बड़ी अच्छी मासूम सी लगी। उन्होंने कहा कि भाई हम करें तो क्या करें, वो लोग अगर बुलाते हैं तो फिर क्या करें। ये तो जाहिर है अली साहब, आपको भी पता है ना कि फिर अब बुलाया जाएगा, कॉल आएगी तो फिर आप भी जाएंगे, सब जाएंगे। देखें, दो तीन इश्यूज हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ इश्यूज में फौज से वो आपको सेंसिटाइज करते हैं, कभी पार्लियामेंट में भी आके वो करते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज पे करते हैं। और गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन मैं बिल्कुल नहीं समझता कि प्योरली पॉलिटिकल है, क्योंकि वहाँ हिंदुस्तान आपका बॉर्डर पे है और वो हिंदुस्तान जो इस वक्त मकबूजा कश्मीर को एनेक्स करने की नाकाम जसारत कर चुका है, वो उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है, वो रोज लोगों को शहीद कर रहा है। पाकिस्तान फौज के जो है जवान भी शहादतें दे रहे हैं और आम लोग भी गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी शहादतें दे रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में भी। ऐसी सूरत हाल में जब आपकी वजीरिस्तान में भी आपकी फौज के जवान यहाँ पे गोली खा रहे हैं और अपना एक्स पार्टा ट्राइबल एरियाज में भी और एजेके में भी, बॉर्डर्स पे भी और मुल्क के अंदर भी हिफाजत कर रहे हैं, ऐसी हालत में मैं ये समझता हूँ कि सिक्योरिटी इशूज या सिक्योरिटी कम पॉलिटिकल इशूज पे बैठक होना ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए। आई थिंक व्हाट वेंट रॉन्ग वाज, मैं आपको बताता हूँ। देखें, पीपल्स पार्टी ने एक प्योरली पॉलिटिकल मूव करने की कोशिश की मेरे ख्याल में, एपीसी में आके। एपीसी को वैसे भी मैं हारे हुए खिलाड़ियों का मातमी बैठक समझता हूँ, उनका सियासी मुशारा समझता हूँ कि वहाँ पे वो जाहिर है एक इलेक्शन हार के वो बैठे अपनी मैनेवरिंग करना चाह रहे हैं। उसमें मौलाना फजल रहमान साहब के स्टेक्स कम है, मैं नहीं कहता नहीं है, बड़ी जमात है, लेकिन उनके लोग कम है अंदर और खुद मौलाना साहब 30 साल बाद पहली बार बाहर हैं, इसलिए वो ये चाहते हैं कि सिस्टम अगर खत्म भी होता है, गवर्नमेंट की मैं बात करूँ तो भी हो जाए, मैं किसी तरीके से आ जाऊँ, कश्मीर कमेटी मिल जाए, बसद एहतराम हाफिज साहब से। लेकिन चलो उनके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं, हम उनको बुरा नहीं कहते, अवाम के लिए नहीं कर रहे, कौम के लिए नहीं कर रहे, जात के लिए कर रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन मसला किधर तो ये जो तारड़ साहब ने बात की अवामी राब्ता मुहिम की, ये प्रोटेस्ट करना, जलसे करना, मार्च करना इस्लामाबाद की तरफ, आपको लगता है कि ये फिर मामला इस्तीफों तक जा सकता है? ये इलेक्शन कैंपेन के तौर पे अगर कंसीडर कर रही हैं, अपोजिशन की जमातें देंगी इस्तीफे? मैं तारड़ साहब हमारे भाई हैं, कि मैं जो अपनी बात करूं वो पूरी करना चाहता हूं। मसला उधर पैदा हुआ कि जब एक प्योरली पॉलिटिकल उन्होंने एक स्टार्ट टाइम किया, एक स्मोक स्क्रीन बनाई, स्मोक स्क्रीन कि भाई हम बड़े जो है बॉल अगेंस्ट डेमोक्रेट्स हैं जी, सब ने जो है वो 900 चूहे सब ने खाए हैं, ठीक है जी। अब सब हज को चले माते उसमें एपीएस में, अब वहाँ मसला मियाँ साहब ने इन पे कर दिया एक पॉलिटिकल कू उधर से लंदन से। वो क्या किया, वो ये किया कि इकट्ठा किया उनको इसके लिए, वहाँ स्पीच जो कर दी उन्होंने हमारे दिफा के इदारे पे एक तरह से एक अटैक कर दिया और ये कह दिया कि हमारा मुकाबला जो है वो इमरान खान से नहीं, उनको लाने वालों से। तो हमारे तो ख्याल में लाने वाले अवाम है या अल्लाह है, उनके ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट साफ साफ खरी खरी बात करते हैं। तो वहाँ पे फिर जो धक्का लगा और पॉलिटिकल जमातों को कि भाई आए किस लिए थे, ये सुन क्या रहे हैं। वहाँ से मसला इनका पैदा हुआ, वहाँ से इनका इशू पैदा हुआ कि भाई आपने पॉलिटिकल प्योरली पॉलिटिकल मूव को खुद ही जो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट रंग दिया और वो बातें की जो बॉर्डर पार नरेंद्र मोदी करता है। अगर आप सिर्फ मियाँ साहब का नाम हटा देना, मियाँ नवाज शरीफ साहब का, और सिर्फ बयानात को पढ़ना शुरू करें तो फिर आपको पता लगेगा कि उनके बयान के बाद नई दिल्ली में खुशी की लहर क्यों दौड़ी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना अवाम इनके साथ है, ना अवाम इनके साथ है, ना कुदरत और ना इनका अपना वर्कर इनके साथ है। चलें, आप कह रहे हैं आवाम उनके साथ नहीं है और हारे हुए खिलाड़ी थे एपीसी में। तारिर साहब ये बताइएगा कि चले, नवाज शरीफ के हवाले से उन्होंने कहा कि उन्होंने एपीसी पे अपनी तकरीर में जो है वो एक सियासी कू कर दिया, लेकिन शहबाज शरीफ के हवाले से ये जो खबरें हैं या जिस तरीके से मरियम औरंगजेब साहिबा ने एक तरफ तो ये कहा कि हम हुकूमत से पार्लिमान में अब कोई ताउन नहीं करेंगे, तो एक तरफ तो आप कहते हैं कि सारे मामले जो हैं वो पार्लिमान में आने चाहिए, कहीं और डिस्कशन नहीं होनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। और फिर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की बात जो हो रही है, यही सवाल इसमें ऐड कर देती हूँ कि उसमें आप कह रहे हैं कि उसके पस्से मंजर में सारी कहानी कुछ और है, शहबाज शरीफ साहब को इसीलिए गिरफ्तार करने की बात हो रही है।
देखिए, पार्लियामान में आप हमारा कॉन्डक्ट देखिए कि मिसाके मईशत की बात हमने तब की थी कि जब कुछ नहीं बिगड़ा था, और हमने ये साबित किया कि हमने इस मुल्क में डिलीवर किया है। हमने इस मुल्क में अस्पताल बनाए हैं, हमने इस मुल्क में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं, हमने इस मुल्क में पब्लिक सर्विस डिलीवरी की है, हमने मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के सिस्टम्स बनाए हैं। हमने इनसे बात की थी कि हमने मईशत अच्छी तरह नहीं, PKLI आपने बंद कर दिया हमारा। बाकी भी जितने अच्छे अस्पताल हैं आप मेरे साथ विजिट कर लें, पूरा प्रोग्राम रख लें। मैं आपको रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से शुरू करूंगा, चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान से लेके यूरोलॉजी सेंटर फैसलाबाद तक लेके आऊंगा। और मैं बिल्कुल, कई बीमारियां ऐसी होती है जिनका इलाज यहां मुमकिन नहीं होता, बट अली साहब मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपके पूरे KPK में एक बर्न सेंटर और एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल नहीं है। मगर वो आपने जाने दिया ना, वो आप जाने, आपकी हुकूमत जाने, वो तो बीमार आपने डिक्लेयर किया, और आपकी यास्मीन राशिद ने कहा कि यहाँ पे इलाज नहीं है। उनसे इस्तीफा ले लें, अगर उन्होंने गलत कहा तो इस्तीफा ले लें, वो आपकी मर्जी है, आपकी पार्टी का मामला, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मगर बात यह है कि जब हमने बात की थी, इनका पोस्टर बॉय असद उमर, जिनको इन्होंने 15 साल से इकोनॉमी के मसाइल के हल के लिए जो है वो जिम्मेदारियां दी थी। चले पोस्टर मैन कह लें, पोस्टर बॉय एक अंग्रेजी का मामला, बहरहाल उन्होंने उनको एक जिम्मेदारी दी थी। वो बाकायदा नाकाम हुए, नहीं कहते जी, चले मैं ये कार्रवाई से हज़फ करते हैं जी पोस्टर मैन। अब उनको इन्होंने मईशत के हवाले से जो है जिम्मेदारी, मैं अगर इजाजत तो चले मैं I have to wind up here। बहुत शुक्रिया ताउला तारड़ साहब, अली मोहम्मद खान साहब, हाफिज हुसैन अहमद साहब। ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से, उसकी मुहिम के हवाले से। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे पोलियो के हवाले से, और पोलियो की जो कैंपेन जो है उसके ख़िलाफ़ वो जारी है, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों को 2 कतरे इस वैक्सीन के पिलाए जाते हैं। बहुत ही अफसोसनाक बात यह है कि पूरी दुनिया से इस पोलियो जैसी बीमारी का खात्मा हो चुका है, सिवाय 2 ममालिक के, जिसमें अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। और इसकी भी बहुत सारी वजूहात हैं। यहाँ पर कुछ बहुत अजीबो गरीब राय जो है वो इस वैक्सीन के हवाले से भी पाई जाती है। कहीं ना कहीं कुछ शकूक व शुबहात जो हैं वो लोगों में पाए जाते हैं, जिसमें उलमाए कराम का बहुत बड़ा किरदार है। और उलमाए कराम जो हैं वो इसमें हुकूमत की इस कैंपेन में साथ हैं, और वो बता भी रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है आपके 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। इस पे ज़रा मज़ीद बात करते हैं। डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब के। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम में आप ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि ये शरह के एतबार से अगर हम बात करें तो कितने फ़ीसद आप समझते हैं कि यहाँ पर ये बच्चे जो हैं इस बीमारी से मुतासिर हैं, या किस हद तक ये ख़तरा पाकिस्तान में बढ़ रहा है? देखिए, एक तो आप जानती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और हमारी पोलियो की जो कैंपेन चल रही है, उस हवाले से हमारे ये सामने है कि आज भी गालिबन 74 केसेस हैव बीन इंडोर्स्ड और 74 केसेस जो आए हैं कि जो कि पोलियो के साथ हमारे साथ पाकिस्तान में है। तो ये खतरा उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक कि हम इसके साथ जो है पोलियो वैक्सीनेशन के साथ अच्छा प्रोग्राम नहीं करते, लोगों के अंदर हम अवेयरनेस नहीं देते। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि हमारे उलमा हजरात, और मैं इससे मजीद बढ़ के कहना चाहूंगा मैडम, कि जब तक हम अपनी सोसाइटी के जितने भी सेगमेंट के लोग हैं, जो भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी है, एवरीबॉडी हैज टू बी ऑन। अब उलमा हजरात से हमारा मतलब तो यही निकलता है कि जी हम इस्लामी उसके साथ करते हैं अवेयर है। सिंध के अंदर जाएं तो वहाँ हिंदू कम्युनिटी हमारी बहुत सी है, क्रिश्चियंस। तो मैं इसको समझता हूँ कि हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, अगर उलमा की जगह हम ये कहें कि उनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। और मैं एक आपसे बात शेयर करूँ कि बांग्लादेश तो दे मेड इट कि वहाँ पे मतलब इस्लाम वहाँ पे ज्यादा नंबर पे है, तो साजिद को और रिलीजियस जो प्लेसेस थी उनको बेस दे गॉट द सक्सेस ओवर देयर, उसके लिए किया। मैं एक और बात समझता हूँ
कि ये जो आज भी सोशल मीडिया पे कि पता नहीं जी बच्चे भी अगवा हो रहे हैं या आती है खातून और वो मोटरसाइकिल के लिए, ये एक नॉन सीरियस किस्म का एटीट्यूड है। और उसमें मैं जिम्मेदार समझता हूँ अपने आप को एज ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल एसोसिएशन को मैं हेड करता हूं, तो उसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार समझता हूं। और बुरा ना मनाइए अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको एज अ मीडिया पर्सन कि ये भी जो है कि मीडिया के ऊपर हमारी जो कैंपेन्स होनी चाहिए वो भी कम है। और सर्टेनली एज अ कैप्टन ऑफ द शिप दिस इज द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट सबको अलाइन करना है और गवर्नमेंट साथ मिला के लेके जाना है। तो उस सब गवर्नमेंट के साथ एक मतलब मैं एक बार ये बात कह चुका हूं कि लोगों को पैगाम देने की खातिर आप सिर्फ इंग्लिश और उर्दू मीडिया नहीं है या पंजाबी या पश्तूनी, यहाँ तक हमें होना चाहिए कि वी शुड बी टॉकिंग एक्सेंट, कि लोगों के जो एक्सेंट्स है और मैक्सिमम हमें ये मैसेज देना चाहिए। एक बड़ी अजीब सी फैल गई है बात हमारे यहाँ कि आज हेपेटाइटिस का दिन मनाया जा रहा है, तो पीपल नाउ स्पीक अबाउट द हेपेटाइटिस। पोलियो की बात होगी तो पोलियो, टीबी का आएगा तो पोलियो। मेरा मानना ये है कि सेहत के हवाले से टैक्स के तौर पे और रोजाना की बुनियाद पे ये बातें करें। वी शुड नॉट बी वेटिंग फॉर कि आज हम कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। देखिए कौन है ऐसा माँ बाप, कौन है ऐसी सोसाइटी, कौन ऐसा इंसान है जो चाहेगा कि उसके बच्चे, और कौन सी ऐसी सोसाइटी है जो चाहेगा कि हमारा फ्यूचर जो है वो माजूर हो और वो मतलब सिर्फ एक चीज के साथ कि हमने सिर्फ उसको 2 कतरे जो थे पोलियो के बचाने के लिए वो नहीं पिलाए। तो मेरी अपनी हम्बल सबमिशन और मेरी अंडरस्टैंडिंग के अंदर कि मैं अपने आप हुकूमत और मुआशरे को इसका समझना चाहिए कि हम लोगों को ये समझाने में वो कासिर है, हम समझाने में वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके जो कि हमें सही कह रहे हैं। ऑब्वियसली उस लेवल की अवेयरनेस जो है वो नहीं क्रिएट की गई। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइएगा डॉक्टर साहब, एक टाइम था जब खुद बताया जाता था हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के स्टैटिस्टिक्स, उनकी अपने आदाद शुमार हमें ये बताते थे कि ये पोलियो की जो बीमारी है ये नीचे जा रही है बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान के अंदर। फिर एकदम से ये जो राइज देखने को मिला है नंबर्स में केसेस के, ये इसके क्या रीजंस हैं, क्या मुहर्रिकात हैं इसके? देखें इसके साथ जो है ग्राफ, जब भी ऐसी पेंडेमिक और चीजें जो होती हैं, बीमारियां, वबाई अमराज, उसके साथ जब तक आप जीरो को टच नहीं करते और आपकी विजिलेंस उसके साथ पूरी नहीं रहती, उस वक्त तक हम किसी चीज को, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया के अंदर जो ये सारा कंट्रोल हो गया और पाकिस्तान में भी कदर इसके लिए कंट्रोल। अगर मतलब आप तो मुझसे बहुत छोटी हैं, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, प्रैक्टिसिंग ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, तो उसके अंदर हमारे साथ ऐसे केसेस थे कि जिनके साथ हमने जो स्पेशलाइज्ड सिस्टम और स्पेशलाइज्ड टेक्निक्स जो वहां पे इन्वॉल्व करके और लोगों को रिहैबिलिटेशन का काम हम लोग करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान के अंदर भी वो रेशो जो पहले रेशो देखी जा रही थी वैसी रेशो नहीं है। बहुत सी ऐसी अमराज हैं, चेचक को हम लोग नहीं देखते कि चेचक उसके साथ है, मलेरिया की अब नई फॉर्म आ गई, लेकिन वैसे हमारे साथ मरीज और वैसा नहीं देखने। So as far as the polio is concerned, ये तो हम कह सकते हैं कि वहां पे कम हो रहा है, लेकिन हम उस वक्त तक इसके ऊपर इत्मीनान और मुतमईन नहीं हो सकते जब तक कि दुनिया के अंदर इस पाकिस्तान से, इस हमारे ब्रादर मुल्क अफगानिस्तान से जब तक ये पोलियो और पूरे खित्ते से पोलियो जब वो खत्म नहीं हो जाता, उस वक्त टॉकिंग अबाउट के ऊपर फिगर्स चले गए, नीचे फिगर चले गए। ये मैडम सादिया के अगर एक केस भी, बिल्कुल वैसी आजकल हम कोविड और कोरोना की जो बातें करते हैं कि अगर एक केस भी मौजूद है तो हमारे साथ वैसे ही खदशात कि ये आगे फैल सकता है। और एक मैं आपके तवज्जुह से मतलब अगर और शेयर करूं कि एक हमारे यहाँ जी गोरों को क्या बड़ी या जो एनजीओ करते हैं, ये दिस आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर कि हमारे साथ हमदर्दी इंसानियत के नाते चले, भले इसको माने या ना माने, लेकिन चूंकि ये जब दुनिया के अंदर खदशा मौजूद होगा कि दुनिया में अगर किसी खित्ते के साथ एक केस भी है तो यकीनन दैट कैन गो एन इन्फेक्शन इंटरनेशनली। और जाहिर है कि उन्होंने भी अपने बच्चों के बारे में सोचना है, अपनी कौम के बारे में सोचना है। वन ऑफ द कंसर्न के लोग जो हमारे साथ ऐसे कोऑपरेशन करते हैं, और इसका कभी तौर पे ये नहीं है कि उनके फैले ना, हमारे इलाके तक ना आए, हमारे मुल्क तक ना आए, तो ऑब्वियसली वो कंसर्न है कि कहीं अगर किसी खित्ते में ये बीमारी मौजूद है तो उसको भी खत्म कर दिया जाए। वो इसलिए नहीं है कि हमसे बहुत मोहब्बत है, उनको अपने आप से, अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत है, वो नहीं चाहते कि बीमारी उन तक दोबारा पहुंचे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक और चीज़ बताइएगा कि अभी ऑब्वियसली कोविड की वजह से, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट, कि हुकूमत ने कहा कि तमाम तर वसाइल हमें, क्योंकि वहाँ पर उनका रुख मोड़ना पड़ा कोविड की तरफ, तो फिर पोलियो कैंपेन जो थी, ये कतरे पिलाने की जो मुहिम थी घर घर जाके, ये भी रोकनी पड़ी। सो अभी पोलियो के खिलाफ लड़ने के हमारे पास, आपको लगता है कि तमाम तर रिसोर्सेज मौजूद हैं, हर तरीके से हम फुली इक्विप्ड हैं? देखिए सादिया, वेरी गुड क्वेश्चन।
देखिए, मैं मानना मेरा ये है एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन और इस मुआशरे और सोसाइटी का एक मेंबर होने के नाते से कि एक चीज ऐसी खुदारा ना करें कि एक चीज आई है, एक वबा आ गई, कोविड क्या हो गया, एक इन्फेक्शन आई है, उससे पहले हमारे साथ डेंगू भी आई थी, बट डज नॉट मीन कि हम जिंदगी के सारे मामला जात और सेहत के हवाले से सारी चीजों को ठप करके और उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैंने एज अगेन मतलब रेफर करते हुए कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन है, वी अप्रिशिएटेड द गवर्नमेंट कि जब इन्होंने फैसला किया कि हम इसके पोलियो के हवाले से वैक्सीनेशन का सिस्टम कर रहे हैं और घर घर जाके हम इसको पिलाएंगे। इसमें एक मैं आपसे गुजारिश करूं कि अगर आप किसी अपने बड़े से पूछेंगे तो वी यूज्ड टू हैव द वैक्सीनेशन सेंटर्स जो कि यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर हुआ करते थे। तो ये जब तक हम यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर नहीं आ जाते, हुकूमत अपनी प्रायोरिटीज को जो है सेहत और तालीम को उस प्रायोरिटी में नहीं लेके आती, जीडीपी का जो कि WHO और दुनिया कहती है कि 6% होना चाहिए, वो हम उसको बेहतर नहीं करते। हमारे कंसर्न, मेरे कंसर्न, आपके कंसर्न जब तक ये सारी चीजों के साथ नहीं आते तो ये इस वबाई अमराज के ऊपर काबू पाना, और वो कोई कुछ भी हो बोले, मतलब पोलियो, आई अप्रिशिएट कि आप लोग पोलियो के लिए आज बात कर रहे हैं कि पोलियो हो या कोई और दूसरी चीज हो, लेकिन पोलियो इस वजह से कि दुनिया के अंदर खत्म हो गया है। एंड ये लफ्ज बड़ा अजीब सा लगता है, एंड वी आर द 2 कंट्रीज व्हिच आर अंडर फॉलोइंग विद द शेम कंट्रीज, मतलब दीज आर नोन एज द शेम कंट्रीज। वो ममालिक जो इनके साथ, अल्लाह करे कि आवाम जो है वो इस वक्त हुकूमत की सुने समझे, अवेयरनेस जो है हम भी इस हवाले से मज़ीद लोगों तक ये पैगाम पहुंचा सकें कि अपने 5 साल से उम्र के बच्चों को ज़रूर ये पोलियो की जो के ख़िलाफ़ ये जो वैक्सीन है ये पिलाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब, सदर PMA पंजाब हमसे बात कर रहे थे। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।